स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, हमें उसको पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें उसका सही से आंसर करना है। ठीक, 6 स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि A, B, C, D, E and F आर 6 स्टूडेंट्स डूइंग देयर वोकेशनल कोर्सेज इन 6 डिफरेंट फील्ड्स: एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स और लास्ट लीगल। 6 स्टूडेंट्स हैं जो कि 6 वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, जो कि मैंने आपको भी पढ़ के बताया अभी। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि 2 ऑफ देम लाइक टेबल टेनिस, 2 लाइक चेस एंड द रिमेनिंग 2 लाइक क्रिकेट। अब जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 2 को तो क्या पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, 2 को चेस पसंद है और 2 को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। E स्टडीज विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड D स्टडीज मेडिकल साइंस। अब E और D का हमें पता लग गया कि वो कौन सा कोर्स जो है पढ़ रही हैं। E विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ रही है और D जो है वो मेडिकल साइंस पढ़ रहा है। ठीक, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ये कह रही है द स्टूडेंट स्टडिंग एग्रीकल्चर एंड लीगल डू नॉट लाइक क्रिकेट। अब जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर और लीगल पढ़ रहे हैं उन्हें क्रिकेट पसंद नहीं है। फिफ्थ कह रहे हैं सी डज नॉट लाइक क्रिकेट एंड स्टडी जर्नलिज्म। सी को क्या पसंद नहीं है, क्रिकेट पसंद नहीं है और वह क्या पढ़ रहा है, जर्नलिज्म पढ़ रहा है। बी लाइक्स चेस एंड ई लाइक क्रिकेट। बी को क्या पसंद है, चेस, ई को क्या पसंद है, क्रिकेट। एफ एंड डी लाइक टेबल टेनिस। एफ और डी को क्या पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये 6 स्टेटमेंट्स थी जो मैंने आपको पढ़ के बताई। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमको गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हु इज स्टडिंग इंजीनियरिंग, हमें बताना है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन गिवन है। ठीक, लेकिन ये हम आंसर कब दे पाएंगे, जब जो ये 6 स्टेटमेंट हैं हम इसको सॉल्व कर पाएँ। जब हम एक बार सॉल्व कर लेंगे तो जो ये क्वेश्चन हैं हमें इनका आंसर देना बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है हम इन स्टेटमेंट को अब सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं जो क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे और उनका आंसर हम इजीली कर पाएंगे। तो जो चीज़ गिवन है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं कि 6 स्टूडेंट है और 6 वोकेशनल कोर्सेज, ये तो हमें पता है। लेकिन जो चीज़ गिवन है डेट इज कि ई को क्या पसंद है, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट, और डी को क्या पसंद है, मेडिकल साइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे को हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। दैट इज ई को तो पसंद है विजुअल। ठीक है, मैं विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स को खाली विजुअल लिख रहा हूँ, इससे आप समझ जाएगा विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पूरा है ये। क्लियर। और डी को क्या पसंद है, डी को पसंद है स्टूडेंट्स मेडिकल साइंस, तो इसको मैं मेडिकल लिख लेता हूँ। क्लियर। द स्टूडेंट स्टडिंग एग्रीकल्चर एंड लीगल नॉट लाइक क्रिकेट। अब एग्रीकल्चर और जो लीगल पढ़ रहे हैं उनको क्या पसंद नहीं है, उनको क्रिकेट पसंद नहीं है। ठीक, एक इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास गिवन थी। सी डू नॉट लाइक क्रिकेट एंड स्टडीज जर्नलिज्म। अब सी की बात हो रही है, सी क्या पढ़ रहा है, जर्नलिज्म, और क्या पसंद नहीं है उसको, क्रिकेट। क्लियर, क्रिकेट उसको पसंद नहीं है। देन बी लाइक चेस एंड ई लाइक्स क्रिकेट। बी की बात हो रही है कि बी चेस, देन ई क्रिकेट, और देन एफ एंड डी टेबल टेनिस। एफ और डी को क्या पसंद है, टेबल टेनिस। क्लियर है। तो ये डेटा हमने यहाँ से पढ़ा और यहाँ नोट कर लिया, जो कि इंपॉर्टेंट था, हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करता। ठीक, अब हमारे पास इसमें 3 जो हैं फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट का, फिर उनकी कोर्सेज का, और तीसरा क्या उनको क्या पसंद है, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों के हिसाब से हमें क्वेश्चन को अरेंज करना और सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले आगे हमारे कौन, स्टूडेंट्स, देन कोर्सेस, और देन लाइक्स, कि उन्हें क्या पसंद है। ये आ जाएंगे हमारे स्टूडेंट,
आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक, ये हमारा कॉलम आ गया स्टूडेंट का, ये कोर्स का कौन सा वो वोकेशनल कोर्स पढ़ रहे और लाइक यानी कि कौन सा स्पोर्ट्स उन्हें पसंद है। अब स्टूडेंट्स हमारे कैसे अरेंज होंगे, जिस ऑर्डर में है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इसी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा ए, देन बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले बात करते हैं जो चीज़ गिवन है हमारे पास, जैसे कि ये बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये ठीक है। तो जो डेटा गिवन है हम उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई की। ई को क्या बताते हैं, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ई में कोर्स आ गया यहाँ पे विजुअल, क्लियर, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पूरा है। डी मेडिकल साइंस, तो यहाँ पे आ गया हमारा कौन, मेडिकल। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ अब बात करते हैं उनके लाइक्स की। एफ और डी को क्या पसंद है, एफ और डी को टेबल टेनिस, तो यहाँ पे डी में आ गया टी टी इज फॉर टेबल टेनिस। ठीक, देन एफ को भी क्या पसंद है, टेबल टेनिस। क्लियर है, यानी कि जो दो प्लेयर थे, जो दो स्टूडेंट्स थे जिनको टीटी पसंद है वो हमारे को मिल गए, दैट इज डी और एफ। ठीक, ये कह रहे हैं ना कि हर दो पर्सन को स्पोर्ट्स पसंद है, दो को क्रिकेट पसंद है, दो को टीटी पसंद है और दो को क्या पसंद है, आपका चेस। ठीक, तो टीटी वाले हमें मिल चुके हैं। नाउ बी को क्या पसंद है, बी को पसंद है चेस। एंड देन ई को क्या पसंद है, ई को पसंद है क्रिकेट। क्लियर है स्टूडेंट। अब सी जर्नलिज्म जो है कोर्स पढ़ रहा है, उसको क्रिकेट पसंद नहीं है। सी आ गया यहाँ पे जर्नलिज्म। ठीक, ये आ गया हमारा जर्नलिज्म। एंड देन जो डेटा गिवन था वो लगभग हमने सारा यूज कर लिया है ना। अब सी को क्या पसंद नहीं है, सी को क्रिकेट पसंद नहीं है, तो इट मीन स्टूडेंट क्रिकेट यहाँ नहीं आ सकता है ना। और हमारे पास सिर्फ दो ही जगह ऐसी बची हैं जहाँ पे हम स्पोर्ट्स को एंटर कर सकते हैं, एक तो सी की जगह पे और एक ए की जगह पे। बाकी सब जगह हमने जो प्लेसेस थी वहाँ पे हमने स्पोर्ट्स जो उनको लाइक है, जो स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, वो हमने एंटर कर दिए। सिर्फ सी और ए का अभी तक जगह खाली है, लेकिन ये कह रहा है कि सी को क्या पसंद नहीं है, क्रिकेट। तो इट मीन्स क्रिकेट यहाँ नहीं आएगा, क्रिकेट कहाँ आएगा, यहाँ पर। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये समझिए एक क्रिकेट यहाँ आ गया, एक क्रिकेट यहाँ गया, यानी कि क्रिकेट वाला सेक्शन भी हमारा पूरा हो चुका। अब बचा खाली कौन, चेस वाला। एक चेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो बचा एक चेस, वो आएगा हमारा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जो पर्सन सी है उसको क्या पसंद है, उसको चेस पसंद है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन की जो हमारे पास गिवन थी। ये कह रहा है कि जिन पर्सन को एग्रीकल्चर और वोकेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं उन्हें क्या पसंद नहीं है, उन्हें क्रिकेट पसंद नहीं है। अब देखिए वोकेशनल एग्रीकल्चर और लीगल कोर्स कहाँ पे आ सकते हैं, अब यहाँ पे। ठीक है, क्यों यहाँ क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें वो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स जो एग्रीकल्चर और लीगल वाले हैं वो या तो बी पे आएंगे, यहाँ पे एफ पे आएंगे। अभी कहाँ पे आएंगे क्लियर कौन सा, ये हमें क्लियरली गिवन नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको यहाँ छोड़ते हैं। अब बात करते हैं ए की। ठीक, ए में क्या है, अब देखिए लगभग सभी कोर्सेज की जो है वो बात हो चुकी है। सिर्फ एक कोर्स है जो कि है इंजीनियरिंग, जो अभी तक नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, इंजीनियरिंग ना तो बी में आएगा ना तो एफ में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो आपका एग्रीकल्चर और लीगल वाले कोर्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इंजीनियरिंग है वो कहाँ आएगा, ए में। ठीक है, इंजीनियरिंग आ गया ए में। ठीक, अब हमने देखा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी ऊपर से नीचे तक सब हमने यूज़ कर ली। ठीक, लेकिन जो ये दो कोर्स थे इनके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कौन सा कोर्स कहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम उनको दोनों को ही एक जगह यूज़ कर लेते हैं। या तो यहाँ पे आएगा
एग्रीकल्चर और लीगल। क्लियर? एग्रीकल्चर और लीगल। हमने दोनों को क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं थी, और ना ही कोई रिलेशन बनाता था जो कि प्रूफ कर पाए एग्रीकल्चर बी में आएगा या एग्रीकल्चर एफ में आएगा। ठीक है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बन नहीं रही थी, तो इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर और इलीगल या तो बी में आ सकता है या फिर एफ में आ सकता है। ठीक, तो अब ये वाली जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब इसके हिसाब से स्टूडेंट ए इंजीनियरिंग कोर्स है उसके पास और उसको क्रिकेट पसंद है, बी एग्रीकल्चर या लीगल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है उसके पास, और उसको क्या पसंद है, चेस, सी जर्नलिज्म चेस, डी मेडिकल साइंस टेबल टेनिस, ई विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स क्रिकेट, एफ एग्रीकल्चर और लीगल कोई सा भी हो सकता है उसके पास, और टेबल टेनिस। क्लियर? अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उनका बहुत आसानी से और जल्दी से आंसर कर पाएंगे। आप देख लिए कैसे कि हु इज स्टडिंग इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैं बताना कि इंजीनियरिंग कौन पढ़ रहा है, तो इंजीनियरिंग हम देखते हैं इंजीनियरिंग पर्सन कौन सा पढ़ रहा है, ए। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास ए कोई ऑप्शन में गिवन है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ई नन ऑफ दिस, इसमें कोई है ही नहीं। इंजीनियरिंग किसके पास है, ए के पास, और ए किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज एंड गेम इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक, इंजीनियरिंग टेबल टेनिस, इंजीनियरिंग तो क्रिकेट है, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट और क्रिकेट ये सही है, और जर्नलिज्म और चेस, जर्नलिज्म चेस भी सही है, मेडिकल साइंस और टेबल टेनिस, मेडिकल साइंस और टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों तो रिलेट कर रहे हैं। हमें बताना था कि कौन सा गेम और कौन सा कोर्स आपस में जो है मैच नहीं कर रहा, और वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंजीनियरिंग एंड टेबल टेनिस। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग वाला जो कोर्स है और पर्सन ए है वो क्या पसंद करता है, वो क्रिकेट पसंद करता है, और यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, टेबल टेनिस। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चेस एंड टेबल टेनिस। हमें बताना है कौन सा पेयर है स्टूडेंट्स का जिसको चेस और टेबल टेनिस पसंद है। ठीक, बी सी, बी चेस और सी चेस नहीं, डी सी, डी है हमारा टेबल टेनिस और सी क्या है, चेस। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि चेस और टेबल टेनिस का बताना है ना हमने, तो अब चेस सी पे भी चेस है और टेबल टेनिस किस पे है, डी पे, तो ये हो सकता है हमारा ना। अब और देख लेते हैं एफ और डी, एफ टेबल टेनिस और डी पे टेबल टेनिस, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज स्टडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। हमें बताना है बी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। बी कहाँ है, ये बी पढ़ रहा है एग्रीकल्चर और लीगल। ठीक है, हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब देखते हैं एग्रीकल्चर और लीगल, अगर कोई दोनों इन्फॉर्मेशन इस तरह की अगर है तो वो सही होगी, अदरवाइज नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर और लीगल। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो समझ में आ गया किस तरीके से हुआ वाला क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको क्या करना था, आपको स्टेटमेंट को सही से पढ़ना था और फिर जो डेटा आप उसमें से निकाल सकते हो आप लिखिए, जो कि आपकी हेल्प करे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फिर आपको इस तरीके से अरेंज करना है और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको सही तरीके से उसको इस तरीके से आंसर देना। क्लियर है? तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा, है ना। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स मेघा, रिचा, मीरा, सोना एंड मनप्रीत पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कॉम्पिटिशन, द फॉलोइंग आउटकम्स आर देयर। अब 5 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक, और उसके जो परिणाम है वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक, वो 6 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। पहली कह रही है देयर वॉज ओनली वन विनर, जो रेस का विनर है वो सिर्फ एक है। सेकंड कह रहा है मेघा वॉज नॉट फर्स्ट। अब मेघा क्या है, फर्स्ट नहीं है, समझ रहे हो। पर्सन्स कितने हैं, 5। ठीक, अब मेघा फर्स्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेघा कहाँ पे आ सकती है, मेघा या तो सेकंड पे आई होगी, या थर्ड पे आई होगी, या फोर्थ पे आई होगी, या फिर 5th पे आई होगी। यही तो है, जब मेघा फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मेघा सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 5th पे आई होगी। ठीक, मैं साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे को और इजी हो जाए क्वेश्चन को समझने में। मीरा वॉज नाइदर फर्स्ट नॉट लास्ट। अब मीरा की बात हो रही है, मीरा ना तो फर्स्ट है ना तो लास्ट है। ठीक, फर्स्ट प्लेस पे नहीं है और 5th प्लेस जो कि लास्ट है उस पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा,
मीरा कहाँ कहाँ होगी, मीरा या तो 2 पे होगी या 3 पे होगी या फिर 4 पे होगी। क्लियर है, या तो वो 2 पे होगी या 3 पे होगी या फिर 4 पे होगी, ना तो 1 पे है ना वो 5 पे है मीरा। अब सोना की बात हो रही है, सोना केम 1 प्लेस आफ्टर मेगा। अब सोना जो है वो मेगा के बाद में है, एकदम 1 प्लेस बाद में। ठीक, जैसे सपोज मान लो अगर मेगा 1 पे है तो सोना 2 पे है, मेगा अगर 4 पे है तो सोना 5 पर है। ठीक, इस तरीके से है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये सोना मेगा के बाद आएगा तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या मेगा 5 पे आ सकती है? मेगा 5 पे नहीं आएगी। अगर मेगा 5 पे आएगी तो सोना कहाँ जाएगी? सोना तो आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोना है वो मेगा के बाद में आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, मेगा जो है वो 5th प्लेस पे तो डेफिनेटली नहीं आएगी। ठीक, मेगा 4th पे आएगी, तभी सोना किस पे आएगी? 5th प्लेस पे आ सकती है। क्लियर है? अब मनप्रीत की बात हो रही है, मनप्रीत वॉज नॉट सेकंड। अब मनप्रीत क्या है? सेकंड नहीं है। तो मनप्रीत क्या हो सकता है? मनप्रीत या तो 1st प्लेस पे आ सकता है, या 3rd प्लेस पे आ सकता है, या 4th प्लेस पे आ सकता है, या फिर 5th प्लेस पे आ सकता है। पर सेकंड पे वो डेफिनेटली नहीं आ रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है देन, अब रीचा की बात करें, रीचा वॉज 2 प्लेस बिलो मनप्रीत। अब रीचा जो है वो 2 प्लेस बिलो है मनप्रीत के, यानी कि रीचा और मनप्रीत में भी रिलेशन बन रहा है यहाँ पे ना। तो अगर मनप्रीत 1st पे है सपोज, तो रीचा कहाँ पे आएगी? 2nd और 3rd, यानी कि 3rd प्लेस पे आएगी रीचा। ठीक, 2 प्लेस बिलो है ना मनप्रीत से, कौन? रीचा। ठीक, अगर मनप्रीत 1st पे है तो रीचा किस पे आएगी? 3rd पे। और अगर मनप्रीत 3rd पे है तो रीचा किस पे आएगी? 4, 5, यानी कि 5th पे आएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर मनप्रीत 4th पे है तो क्या हमारी रीचा कहीं आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि जो मनप्रीत है वो ना तो 4th पे है ना तो वो 5th पर है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि अगर मनप्रीत 1st पे है तभी रीचा किस पे आएगी? 3 पे, और मनप्रीत अगर 3rd पे है तभी रीचा किस पे आएगी? 5 पे। और अगर 4 पे हुआ तो रीचा कहीं आ ही नहीं सकती, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स, यानी कि 5 ही रैंकिंग होगी, 5 से ऊपर हम रैंक दे नहीं सकते। क्लियर है? तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा स्टेटमेंट की किस तरीके से क्या क्या रिलेशन बन रहा था। अब हमको जो बताना है, ये बताना है इन व्हाट ऑर्डर डिड द फ्रेंड्स एंड द रेस। हमें बताना है कि जो रेस का ऑर्डर था वो क्या है। क्लियर है? यहाँ से समझ में आ गया सबको किससे हुआ? ठीक, तो अब रैंक के ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे आ गया रैंक और फ्रेंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5% है तो यानी कि 5 ही रैंक होगी। कोई 1st आएगा, कोई 2nd, कोई 3rd, कोई 4th, कोई 5th। इस तरीके से हमने यहाँ ले लिया। अच्छा, अब देखें यहाँ मनप्रीत की बात करते हैं। मनप्रीत कहते हैं ना सेकंड नहीं है, तो मनप्रीत के क्या रिलेशन बनने हैं? 2, या तो मनप्रीत 1st पे आएगा तो मनप्रीत आएगा 3rd पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा केस लेने पड़ेंगे। ठीक, तो एक केस तो हो गया हमारा ये स्टूडेंट, ठीक, और एक केस हो गया हमारा ये। ठीक, ये हो गया हमारा केस 1 और केस 2। ठीक है, समझ में आ गया कि 2 केस क्यों लिए? क्योंकि यहाँ अगर हम मनप्रीत को देखें तो मनप्रीत या तो 1st पे या तो 3rd पे है, तो यानी कि हमें यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। एक पॉसिबिलिटी में मनप्रीत हम 1st पे रखेंगे, एक पॉसिबिलिटी में मनप्रीत को किस पे रखेंगे? 3rd पे रखेंगे। क्लियर है? अब क्या करते हैं, केस 1 की बात करते हैं। केस 1 पे हम क्या करते हैं, मनप्रीत को हम 1st पे ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा कौन? मनप्रीत। ठीक, जब हमने मनप्रीत को यहाँ ले लिया तो हमारी रीचा किस पे आएगी? रीचा आएगी हमारी 3rd पे। तो यहाँ पे आ गई कौन? रीचा। क्लियर? यानी कि मनप्रीत और रीचा जो है हमने स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर ली। अब आते केस 2 पे। केस 2 पे हम मनप्रीत को किस पे अज्यूम करते हैं? 3rd पे। यहाँ आ गया हमारा कौन? मनप्रीत। अगर मनप्रीत 3rd पे है तो रीचा किस पे आएगी? 5th पे। यहाँ पे आ गया कौन हमारा? रीचा। क्लियर?
नाउ अब बात करते हैं मेगा की। मेगा वॉज नॉट फर्स्ट, मेगा फर्स्ट पे नहीं आएगा, ये आएगी, ठीक। अब मेगा और सोना में रिलेशन बन रहा है कि सोना जो मेगा के बाद में आएगा, ठीक। अब मेगा को हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मेगा के जस्ट बाद में कौन है? रीचा, सॉरी सोना, लेकिन यहाँ पे कौन है? रीचा, तो यहाँ पे सोना आ नहीं सकते। लेकिन 4 और 5 हमारे पास प्लेस ऐसी है जहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स मेगा को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर हम मेगा को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, इसका मतलब जो स्टेटमेंट करिए मेगा के एकदम बाद कौन है? सोना, तो सोना हमारी यहाँ पे आ सकती है, ठीक। और जो ये कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे कि मेगा या तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे हो सकती है, तो आप देख सकते हैं मेगा फोर्थ पे आ रही है, ठीक। तो इसके बाद जस्ट मेगा के बाद कौन है? सोना, वो भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये वाली स्टेटमेंट को केस 2 में अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट और 2 ही प्लेस ऐसी है जहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर मान लो मेगा यहाँ प्लेस करेंगे तो रीचा यहाँ पे, यहाँ सोना नहीं आ सकती, और कोई ऐसा जगह है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम मेगा को अगर यहाँ पे हमने सपोज प्लेस किया तो सोना हमारी यहाँ पे इजीली आ सकती है। लेकिन जो ये कह रहा है स्टेटमेंट 2 कि मेगा वॉज नॉट फर्स्ट, यानी कि मेगा जो है वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि जो ये वाला स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं केस 2 में अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन आप देखते थे केस 1 में इजीली अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? जो केस 2 है वो हमारा रॉन्ग है और केस 1 हमारा सही है। तो इसका मतलब क्या है? जो मनप्रीत है वो किस पोजीशन पे है? वो फर्स्ट पे है, वो थर्ड पर नहीं है। क्लियर है? तो यानी कि अब हमारा केस 1 ही चलेगा, केस 2 हम आगे नहीं फॉलो करेंगे। अब देख सकते हैं आप कि हमारी 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट सब फ्रेंड्स की प्लेसिंग हो गई, सिर्फ एक जगह खाली है और एक फ्रेंड ऐसा जो अभी तक नहीं आया, और वो कौन है? कोई बता सकता है? वो है हमारा मीरा। मीरा के बारे में कोई रिलेशन और कोई ऐसी चीज़ बन नहीं रही थी, बस मीरा के बारे में बात हो रही थी कि मीरा जो है वो ना तो फर्स्ट है ना तो लास्ट है। इसका मतलब क्या है? मीरा आ गया हमारा सेकंड पर, ठीक। तो ये हमारी ऑर्डर पूरी हो चुकी है रैंक की। इट मीन्स फर्स्ट रैंक पे है मनप्रीत, सेकंड रैंक पे मीरा, थर्ड रीचा, फोर्थ मेगा एंड फिफ्थ सोना। क्लियर? अगर कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर जनरेट होता है कि नंबर फर्स्ट या नंबर 1 पे कौन आया, तो आप बता सकते हैं मनप्रीत। एंड देन अगर कोई पूछे कि हु इज़ द लास्ट, सबसे लास्ट में कौन है, 5th रैंक इसकी, आप बता सकते हो सोना, ठीक। या फिर सेकंड पोजीशन पे कौन है, आप बता सकते हो मीरा। थर्ड पे कौन है, आप बता सकते हो रीचा। क्लियर? लेकिन ये होगा कब? जब आप स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ के उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लें, तभी क्वेश्चन अगर जैसा भी हो आप उसको बहुत ही आसानी से और जल्दी से उसका आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन कि किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना। तो बस सही से आपको जो लैंग्वेज गिवन है उसको समझना है, और जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी आप उसको वो नोट करनी है। और केस अगर एक बन रहा तो एक पे आप चलाएंगे, अगर एक से ज़्यादा आपको लग रहा है केस बन सकते हैं तो आप इस तरीके से केस बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि 4 फ्रेंड्स आशा, बाबू, चीका एंड दिशांत आर आउट फॉर शॉपिंग। 4 फ्रेंड्स हैं जो कि शॉपिंग के लिए गए हैं, ठीक। आशा हैज़ लेस मनी देन 3 टाइम्स द अमाउंट दैट बाबू हैज़। आशा के पास कम मनी है, लेकिन कितनी कम मनी है? जितना बाबू के पास है ना उसका 3 गुना। सपोज अगर बाबू के पास 5 रुपये हैं तो आशा के पास क्या होगा? 5 × 3 15 से थोड़ा कम। कितना कम है वो हमें नहीं पता, ठीक। अगर आप इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे कि आशा हैज़ लेस मनी देन 3 टाइम्स द अमाउंट दैट बाबू हैज़, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ चुकी होगी स्टेटमेंट कि आशा के पास जो है वो लेस मनी है, लेकिन कितनी लेस है कि जो बाबू के पास है उसका 3 गुना से थोड़ी कम। कितनी कम है ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं है। चीका हैज़ मोर मनी देन बाबू। अब चीका के पास क्या है? बाबू से ज़्यादा मनी है। दिशांत हैज़ एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विद बाबू एंड चीका। अब दिशांत के पास जो अमाउंट है या जो मनी है वो किसके बराबर है? अगर हम बाबू और चीका के पास जो मनी उनको माइनस करें या उनको डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है निकल के आएगा माइनस करने के बाद, तो वो उसके बराबर हो जाएगी। कितनी? सपोज
दिशा बाबू के पास 5 है और चिका के पास 10 है, इन दोनों को माइनस करा आया 5। तो इसका मतलब होगा जो 5 है वो किसके पास है, उतनी अमाउंट दिशांत के पास है। क्लियर? स्टेटमेंट करें ना, दिशांत हैज़ एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विद बाबू एंड चिका, यानी कि बाबू और चिका के पास जो अमाउंट है उन दोनों को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बनती है वो ही अमाउंट, उतने ही अमाउंट किसके पास है, दिशांत के पास है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो क्या है, आशा हैज़ 3 times द मनी विद दिशांत। अब आशा की बात हो रही है कि आशा के पास यहाँ कितनी अमाउंट है। आशा के पास जो अमाउंट है एक्चुअल में वो है दिशांत के पास जो मनी है उसका 3 times, अगर हम करते हैं तो उतनी ही अमाउंट आशा के पास है। ठीक, दे ईच हैव टू बाय एटलीस्ट 1 शर्ट और 1 शॉल, 1 स्वेटर और 1 जैकेट। ठीक, अब इन सब को ही एक एक आइटम बाय करनी है। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि जो प्राइस है वो है 200, 400, 600 एंड 1000 अपीस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया, जो 200 है वो किसका प्राइस है, वो शर्ट का, 400 शॉल का, 600 स्वेटर का और 1000 किसका है, जैकेट का है। क्लियर है, पर पीस का रेट है ये। आगे बढ़ते तो कह रहा है कि चिका बोरो ₹300 फ्रॉम आशा एंड बाइज अ जैकेट। चिका ने 300 रुपये उधार लिए हैं किससे, आशा से, और उसने क्या बाय कराया अपने लिए, जैकेट बाय कराया। बाबू buys a sweater after borrowing ₹100 from आशा and is left with no money। अब बाबू ने क्या करा, स्वेटर परचेज किया है, लेकिन वो कब परचेज किया, जब उसने 100 रुपये उधार लिए किससे, आशा से। उधार लेने के बाद, स्वेटर लेने के बाद अब बाबू के पास कोई भी पैसा और नहीं है। आशा बाइज 3 शर्ट, आशा ने जो है वो 3 शर्ट खरीदी हैं। ठीक, विच इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम दैट दिशांत कुड बाय विथ हिज ओन मनी। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आइटम है जो निशांत जो है अपने ही पैसों से वो खरीद सकता है, मतलब बिगर बोरो करे हुए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसका आंसर निकलता है। ठीक, सबसे पहले जो वो चीज़ कह रहा था कि आशा के पास कितने पैसा है, 3 times द अमाउंट बाबू है, उससे थोड़ा सा कम। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना दिमाग में। चिका के पास क्या मनी है, चिका के पास जो है वो बाबू से जाता है, और दिशांत के पास कितनी है, 3 times द अमाउंट दैट बाबू हैज। ठीक, अब बात करते हैं जो चीज़ वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि जो शर्ट का प्राइस है वो क्या है। शर्ट का प्राइस है स्टूडेंट्स 200। क्लियर, शॉल का 400, स्वेटर का 600, जैकेट 1000। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हम हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब बात करते हैं चिका की कि चिका ने 300 रुपये उधार लिए आशा से और उसने क्या लिया अपने लिए, जैकेट लिया। चिका आशा से उसने कितने बोरो किए, 300 रुपीज़। ठीक, चिका ने आशा से 300 रुपीज़ बोरो करे और उसने अपने लिए क्या लिया है, जैकेट। ठीक है, अब जैकेट कितने की थी स्टूडेंट्स, 1000 की, और 300 रुपये उसने बोरो किए। इसका मतलब चिका के पास कितने पैसे थे, चिका के पास थे 700 रुपीज़। ठीक है भाई, 700 प्लस 300 जब भी तो 1000 हो गए, 1000 हो गए तो उसने क्या खरीद लिया अपने लिए, जैकेट। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बाबू की। बाबू बाय द स्वेटर, बाबू ने क्या बाय किया है, स्वेटर। ठीक, आफ्टर बोरोइंग ₹100 फ्रॉम आशा, आशा से कितना उसने उधार लिया है, 100 रुपीज़। अब उसने क्या लिया, स्वेटर। स्वेटर की वैल्यू कितनी है, स्वेटर की वैल्यू 600, 100 उसने बोरो किया, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि बाबू के पास कितने पैसे थे, बाबू के पास थे 500। ठीक है, 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600। 600 का उसने अपने लिए स्वेटर उसने परचेज कर लिया। आशा के बारे में बात हो रही, आशा ने जो है वो 3 शर्ट्स खरीदी अपने लिए। आशा ने क्या खरीदा है, आशा ने जो है अपने लिए 3 शर्ट खरीदी है। एक शर्ट की वैल्यू कितनी है, 200। 3 शर्ट की वैल्यू कितनी होगी, 200 × 3 इट मीन्स 600। ठीक, अब 600 तो आशा के पास थे जिससे उसने क्या खरीदी अपने लिए, शर्ट खरीदी है, प्लस उसने 300 और 100 यानी कि 400 रुपये उधार भी तो दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 400 और ऐड करते हैं
तो यहाँ होगी 1000। ठीक, यानी कि 1000 रुपीज़ तो थे ही आशा के पास। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही थी कि आशा हैज़ लेस देन 3 times द अमाउंट देन बाबू हैज़। अब बाबू के पास कितनी अमाउंट थी 500, इसका 3 गुना अगर हम करते हैं तो कितना बैठता है 1500। तो आशा के पास जो वैल्यू है वो कितनी है लेस देन 1500। क्लियर हो गया भाई। बाबू का 3 गुना जो बनती है वैल्यू उससे कम किसके पास है आशा के पास। अब आशा के पास मिनिमम 1000 तो थे ही। ये कैसे पता लगा हमें, क्योंकि उसने 600 रुपये की शर्ट खरीद ली, 400 रुपये उसने उधार दे दिए, टोटल करा 1000। लेकिन जो उसके पास वैल्यू आ रही है निकल के वो 500 × 3 यानी कि 1500 जो कि बाबू की बन रही है उससे थोड़ा सा कम। हमें यहाँ से पता लगा कि 1500 से उससे कम पैसे उसके पास, लेकिन 1000 से उससे ज़्यादा है। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें अब कि विच इज़ द कॉस्टलेस्ट आइटम दैट दिशांत कुड बाय। दिशांत की बात करते हैं कि दिशांत क्या परचेस कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ थी कि जो दिशांत के पास वैल्यू है वो किसके बराबर है, जब हम बाबू और चीका के वैल्यू को माइनस करते हैं आपस में। तो बाबू की कितनी बन रही है यहाँ पे 600, मतलब 500 + 100 कितनी होगी 600, और चीका की कितनी बन रही है 1000, यानी कि 1000 में से 600 माइनस करते हैं तो कितना बनता है 400। तो जो दिशांत के पास वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है 1000 - 600 = 400। ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स कि 400 कैसे आया। क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो दिशांत है हैज़ एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विद बाबू एंड चीका, यानी कि बाबू और चीका की जो अमाउंट है उसका डिफरेंस अगर हम करते हैं तो वो उतनी ही अमाउंट किसके पास है दिशांत के पास। तो यहाँ पे बाबू के पास हो रहे थे 600 और चीका के पास हो रहे थे 1000, तो 1000 - 600 = 400। अब 400 रुपये हो गए दिशांत के पास। अब हमें बताना है दिशांत क्या परचेस कर सकता है। अब 400 की तो शॉल आ रही है एग्जैक्ट। ठीक, तो जो दिशांत है वो क्या परचेस कर सकता है अपने लिए शॉल। ठीक, हमें बताना था ना कॉस्टली, यानी कि सबसे महंगी आइटम क्या खरीद सकता है भाई। शर्ट भी तो खरीद सकता था वो 2, लेकिन वो सस्ती होती है। हमें बताना है महंगी, तो महंगी क्या है यहाँ पे शॉल। शर्ट उससे सस्ती है तो वो अपने लिए क्या परचेस कर सकता है शॉल। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर कोई एग्जामिनर में ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो आशा है उसके पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी। अब आशा के पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3 टाइम्स है इसकी दिशांत की। तो यानी कि दिशांत के पास कितनी है 400, यहाँ से मैं पता लगी, तो 3 × 4 = 1200। अब ये 1200 एग्जैक्ट अमाउंट है आशा के पास। समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन हमें खुद ही कह रहा है कि आशा हैज़ 3 times द मनी विथ दिशांत, यानी कि जो दिशांत के पास मनी है उसका 3 times जो है वो आशा के पास बन रहा है। तो 400 × 3 की हमने कितना का 1200, यानी कि आशा के पास जो है वो 1200 है। अब आप देख सकते हैं कि ये 1500 से लेस है लेकिन 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमारे को यहाँ से 2 चीज़ पता लगी, एक तो दिशांत ने क्या खरीदा वो, और आशा के पास कितनी वैल्यू थी वो भी। ठीक, तो अगर आप एग्जामिनर से कुछ भी पूछता है क्वेश्चन में तो आप उसको बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे इस तरीके से, अगर आपने सारी चीज़ ढंग से मेंशन करी हुई हो तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा।